प्रणाम दोस्तों, मैं सखा वेलनेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम दो ऐसी दवाइयों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो लगभग हर इंसान ने खाई होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि वो दो दवाइयां ही आज इस दुनिया में जो बीमारियां फैली हुई हैं उसका सबसे बड़ा कारण है। उसके बावजूद भी आज हर घर में वो दवाइयां पाई जाती हैं। वो दो दवाइयां कौन सी हैं, आपको इसके कैसे इफेक्ट और साइड इफेक्ट होते हैं उसको समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस दवाई की मैं बात करने जा रहा हूं, उस दवाई की बात करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। किस्सा है डूबते को तिनके का सहारा। आपने सुना होगा ये डूबते को तिनके का सहारा। वो सहारा क्या है? क्या वो सहारा वास्तविक सहारा है या वो सहारा भ्रम है? चलिए, आप डूब रहे हैं, आप समुद्र में डूबने लगे, मैं आपको तिनका दे दूं, आप बाहर निकल आओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं निकल सकते, डूब मरोगे। लेकिन तिनके का सहारा जो शब्द है वो शब्द है मन से रिलेटेड। हमारे मन को तसल्ली देता है कि हमें कुछ तो मिल गया, लेकिन मन की तसल्ली और वास्तविक चीजें, इसमें डिफरेंस होता है। उसी तरीके से जैसे आपको कोई चोट लग जाए, आपको चोट लगे, आपको पेन हो, तो पेन हो और घर में कोई दवाई ना हो, तो ऐसे कंडीशन में कहते हैं अभी अभी हम लेके आ रहे हैं, अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो आपको क्या होता है? तसल्ली। इसका मतलब है तिनके का सहारा। तो ये तसल्ली जो है आपको ये चाहिए होती है। शरीर को और मन को एक ही साथ परमात्मा ने रखा है। मन का काम अपना है, मन का काम है जगत में तरक्की करना, चीजों की मांग करना, ये मन के काम हैं, मन की चाहते हैं। लेकिन शरीर है वाहन। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपके पास जो कार है वो है शरीर, और आप कार में बैठ के जो मस्ती कर रहे हैं, जो चिप्स खा रहे हैं, जिस जगह पे जा रहे हैं, जो घूम रहे हैं, जो एंजॉय कर रहे हैं, वो है मन। लेकिन अगर कार पंचर हो जाए तो आपका एंजॉयमेंट क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। तो हमारे शरीर में एक तो है शारीरिक संरचना जो वास्तव में एक अलग ढंग से कार्य करती है, उसकी कार्य प्रणाली डिफरेंस है, और एक मन है, उसकी कार्य प्रणाली बिल्कुल अलग ढंग से कार्य करती है। और अगर इन दोनों चीजों को मिक्सअप किया जाए तो जो नुकसान होता है वो नुकसान ही आपको मेडिकल साइंस का सही उपयोग करने की बजाय गलत उपयोग करने के कारण हो गया। तो पहली दवाई जिसके बारे में बताना चाहता हूं वो है पेन किलर्स। पेन किलर्स असल में हम क्यों खाते हैं? पेन किलर हम इसलिए खाते हैं कि हमें कोई चोट लगती है, कोई पेन होता है, कोई दर्द होता है, पेट का दर्द, सर का दर्द, कमर का दर्द, या कहीं कोई टांग टूट गई, घुटने में चोट लग गई, तो दर्द की हम गोली खा लेते हैं, पेन किलर खा लेते हैं। तो ये जो पेन किलर्स होते हैं ये करते क्या हैं? ये एक तरीके से संदेश को मस्तिष्क में भेजने की जो होती है, एक तरीके से नस होती है, नर्वस सिस्टम होता है, जिससे आपके मस्तिष्क को पता लगे कि हमारे शरीर में कोई दिक्कत है, उसको एक तरीके से सुस्त कर देते हैं। वो पेन किलर्स जो हैं वो नशे से बनती हैं। तो आपने देखा होगा कि नशेड़ी शराब पी के सड़क पे भी गिर जाते हैं, उन्हें पता नहीं लगता। वो टूटे फूटे पहुंचते हैं सुबह घर पे, लेकिन बहुत नशा कर लेते हैं तो सड़क पे पड़े रहते हैं। तो आपको उसी नशे के माध्यम से गोली बना के इसका उपयोग किया गया, ये पेन किलर में उपयोग किया गया। सच बात तो ये थी कि पेन किलर का जो जन्म हुआ था, ये जन्म तब हुआ था जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उस विश्व युद्ध में लोगों को गोलियां लगती थी, चोट लगती थी, लेकिन फिर भी लड़ना पड़ता था। ऐसी कंडीशन में तो पेन किलर अच्छा है। इस कंडीशन में तो अच्छा है कि सामने एक युद्ध चल रहा है और उस युद्ध में आपको गोलियों के बीच में लड़ना है, बैठ नहीं जाना है दर्द के कारण, तो वहां पे पेन किलर लेना अच्छा है।
क्योंकि वो पेन किलर आपको दर्द भूल के लड़ने की तब मदद करता है। बहुत अच्छी बात है, मैं भी सहमत हूं। अगर मैं कहूं कि युद्ध के मैदान में पेन किलर लेना है, आई एग्री। लेकिन आप घर में बैठे हैं, आपको जरा सा पेट में दर्द उठा, कोई ऐसी भी नहीं है कि आपको कहीं कोई काम हो, कुछ हो, लेकिन फिर भी आप जो है उस दर्द को झेल नहीं पाते हैं, क्योंकि मन तकलीफों में नहीं पड़ना चाहता, मन मजे मजे में रहना चाहता है। वो तकलीफ भी इजाद करता है मजे के लिए। मन जो है अगर तकलीफ इजाद करता है तो वो मजे के लिए करता है। जैसे बहुत सी स्त्रियां होती हैं, वो इसको उपयोग करती हैं कि उनका मन जो है वो बीमारी चिल्लाता रहता है ताकि उनके पति जो हैं उनको ज्यादा ध्यान दें, अटेंशन दें। तो अटेंशन के लिए उपयोग करते हैं, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन वही मन जो है आपका दर्द नहीं चाहता। तो ऐसी स्थिति में शरीर को होने वाले कष्ट, जब हमारे शरीर में कोई कष्ट होता है तो हमारा शरीर हमारे मस्तिष्क को एक संदेश भेजता है कि हमें कष्ट है, और मस्तिष्क जो है वो उस कष्ट को कैसे दूर किया जा सके, तो शरीर के ही और कार्य प्रणाली का उपयोग करके, इम्यूनिटी का उपयोग करके, व्हाइट ब्लड सेल्स का उपयोग करके। आपने देखा होगा कि कभी आपको कोई कट लग जाए, मुझे एक बार हाथ पे शीशे से कट लग गया था, तो बहुत तेज एकदम दर्द हुआ, इतना तेज दर्द हुआ, असहनीय पीड़ा थी, पता नहीं कौन सी नस कटी थी, बहुत दर्द था। लेकिन जितनी तेजी से वो दर्द हुआ, क्योंकि जख्म थोड़ा सा बड़ा था, मैंने देखा कि विद इन 5 मिनट्स जो है वहां पे व्हाइट कलर के एक लेयर सी, एक ऐसा लगा कुछ व्हाइट कलर का हल्का सा लिक्विड सा बहुत आ रहा है। तो वो बाद में मुझे अब जानकारी हुई कि वो व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो तेजी से उस जगह को भरने के लिए और काम शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे लिक्विड्स भी आने लग जाते हैं जो आपके खून को बहने से रोकने का काम भी करें। तो एक तरीके से शरीर अपना मदद करता है, लेकिन हम वो दर्द नहीं झेल पाते और हम एक दवाई खा लेते हैं जिससे मस्तिष्क को ये पता ही ना लगे कि हमें कोई पीड़ा है। ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि घर में कोई बुजुर्ग हो, घर का कोई मुखिया हो, आपका पिता हो, पति हो, तो घर का जो मुखिया है, अगर घर की समस्याएं मुखिया को नहीं पता होंगी तो वो इलाज कैसे करेगा। तो ऐसी कंडीशन में होता यह है कि दिक्कतें बढ़ती चली जाती हैं और हमारे शरीर को, हमारे दिमाग इंफॉर्मेशन नहीं जा पाती पेन किलर खाने के कारण, और वो इंफॉर्मेशन ना जा पाने के कारण धीरे धीरे हमारा दिमाग जो है वो अपनी प्रतिरोधक क्षमता भी खोने लग जाता है। क्योंकि अगर आपको तकलीफ हुई, आपको देखो, आपने नोटिस किया होगा, सेना का काम होता है लड़ाई लड़ना, लेकिन बाढ़ राहत में सेना लगाई जाती है। भाई सेना की क्या जरूरत है, बाढ़ राहत में पुलिस वालों को लगा दो। नहीं, बाढ़ राहत में सेना लगाई जाती है, भूकंप में सेना लगाई जाती है, किसी तरीके की शहर में युद्ध हो जाए या कर्फ्यू टाइप का हो या कुछ दंगे फसाद हो जाए तो सेना लगाई जाती है। तो पहले मैं बचपन में सोचा करता था कि सेना क्यों लगाई जा रही है, सेना तो बॉर्डर पे ही रहनी चाहिए। नहीं, बॉर्डर पे हर समय युद्ध नहीं होते। जब हर समय युद्ध नहीं होते तो छोटे छोटे युद्ध वाले माहौलों में सेना को उपयोग करके उनको जो है उनकी लड़ने की क्षमता बरकरार रखी जाती है। इसीलिए उनको रोज परेड कराई जाती है, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। वो उनका दिमाग हर समय एक्टिव रखा जाता है ताकि अचानक कभी युद्ध हो जाए तो वो एकदम लड़ सकें। अन्यथा अगर आप सोचो कि सेना में कोई अभ्यास नहीं कर रहा हो ना, युद्ध तो हो नहीं रहा, जब युद्ध होगा 15 दिन पहले कर लेंगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या हम युद्ध जीत पाएंगे? हम नहीं जीत पाएंगे। बिल्कुल यही मैकेनिज्म हमारे माइंड में और हमारी बॉडी में भी दिया गया है। तो जो लोग पेन किलर खाते हैं वो कहीं ना कहीं अपने दिमाग से अपने शरीर की दुश्मनी करा के और इम्यूनिटी को घटाने का काम कर रहे हैं। तो पहली दवाई, जो सबसे खतरनाक दवाई है, जो कभी नहीं लेनी चाहिए, वो है पेन किलर। मैंने कहा युद्ध के मैदान के लिए अलाउड है, सैनिकों के लिए अलाउड है, और असल में बनी हुई उसी के लिए थी। ये बिल्कुल वही बात है कि बनती कोई चीज किस लिए है और उपयोग किस लिए की जाती है। जैसे परमाणु बम, हम अब उसे बम के नाम से जानते हैं, पहले परमाणु ऊर्जा के रूप में उसकी खोज हुई थी।
हम परमाणु ऊर्जा के रूप में खोज हुई थी, परमाणु ऊर्जा तो अभी तक बनी नहीं, बिजली तो अभी आती नहीं, पूरे चली जाती है 2-4 घंटे के लिए, लेकिन हमने परमाणु बम बना लिए। 24 आवर्स वो बम रखे हुए हैं, कभी भी फोड़े जा सकते हैं, लेकिन 24 आवर्स बिजली बनाने के लिए उसका उपयोग हुआ था। तो जो चीज जिस चीज के लिए बनती है वहां पे वो शोभा देती है। लेकिन आपने देखा वो बिजनेसमैनों के काम है, बिजनेसमैनों के काम है वो तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो युद्ध के मैदान के लिए चीज बनी थी वो उन्होंने आपके शांति के मैदान के लिए भी वही चीज बिकने लगे। और आप लोग तो शांति को भी युद्ध समझते हो। बहुत से लोग हैं जो शांत बैठने में ही घबरा जाते हैं। तो अगर शरीर को थोड़ी बहुत तकलीफ होती है और आप गुजरने देते हो तो निश्चित जानो दिमाग ही आपका इलाज करता है। दुनिया में कोई भी दवाई आज तक ऐसी नहीं बनी जो आपके शरीर से रोगों को हटाती हो। आपकी दवाई कोई काम नहीं करती, जो भी काम करता है वो आपका मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क तक जितने सही ढंग से सूचना पहुंचेगी वो काम करेगा। दवाइयां सिर्फ जो हैं वो तिनके का सहारा होती हैं। तिनके का सहारा सिर्फ एक मन को बहलाने वाला शब्द है, मन को तसल्ली देने वाला शब्द है। यदि तिनके का सहारा लिया मन ने तो ये जानो कि जिस दिन गहराई वाले पानी में फंसोगे और तिनके का सहारा लोगे डूब जाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि आप ना डूबो, शरीर के तल पे स्वस्थ रहो, तो आपको मन का सहारा नहीं लेना चाहिए। मन को और शरीर को अलग अलग तरीके से रखना चाहिए। जैसे मन की परिभाषा कहती है कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। ये होता ना मन के तल पे प्रेमी कहते हैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा। लेकिन शरीर के तल पे अगर कहें और कोई लड़की ये कह दे कि जा चांद तारे छोड़, वो जो लगा हुआ है आम के पेड़ पे ऊपर, सबसे ऊपर आम लगा हुआ है वो तोड़ ला, तो आपको पता लग जाएगा कि मन के तल पे लंबी लंबी छोड़ना एक अलग चीज थी और वास्तव में शरीर के तल पे आपकी सामर्थ्य क्या है वो एक अलग बात है। इसी तरीके से आप काव्य और सांख्य को भी समझ सकते हैं। सांख्य का अर्थ होता है सीधी सीधी गुणा, 2 दूनी 4, ये है सांख्य। लेकिन 2 दूनी 1000 भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2 रुपए का जो है वो ब्रश लिया और 2 रुपए का जो है हमने कैनवस लिया, उस पर एक पेंटिंग बनाई, 2 दूनी 1000, 1000 रुपए की बिक गई। कहने का अर्थ यह है कि आपको हमेशा शरीर का अगर बात आती है तो शरीर के तरीके से निपटेगी, मन की बात आती है तो मन के तरीके से निपटेगी। दोनों युद्ध स्थल, युद्ध भूमियां अलग अलग हैं और अलग अलग भूमि में अलग अलग तरीके से लड़ना चाहिए। तो उस युद्ध स्थल में अगर कोई पेन किलर यूज करता है बहुत अच्छी बात है, हम खुद ही एडवाइस करेंगे। लेकिन अगर युद्ध स्थल नहीं है तो घर में पेन किलर बिल्कुल हटा के फेंक दीजिए, ये आपके लिए बहुत दुखदायी होने वाला है। अब हम दूसरी दवाई के संबंध में बात करते हैं, दूसरी गोली जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। और जो भी मैं बात कर रहा हूं ये मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं कह रहा, ये बात मेडिकली प्रूव्ड है। मेडिकल साइंस मानती है इस चीज को। और यही रीजन है, आपने देखा होगा कि जब आपका कोई डॉक्टर जिससे आप दवाई लेते हैं, जब वो स्वयं बीमार पड़ता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है उसको कि क्या करें, क्योंकि वो जानता है कि वो जो इलाज कर रहा था वो तो मन का इलाज कर रहा था, असली चीज तो दूसरी है। तो डॉक्टर लोग फिर बाबाओं के पास भागते हैं, डॉक्टर लोग फिर जो हैं ध्यान साधना करने भागते हैं, योग करने भागते हैं। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा योग केंद्र पे जो जाने वाली संख्या होती है, अगर किसी प्रोफेशन का तुम अंदाजा लगाओ कि सबसे ज्यादा योग करने के लिए कौन से लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो उनमें आप परसेंटेज जिस प्रोफेशन का पाओगे वो डॉक्टरी प्रोफेशन है। अब मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं आप योग करो, है ना, अभी उसके बारे में नहीं कह रहा, लेकिन मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं कि ये जो मैं बात कह रहा हूं ये मेडिकली प्रूव्ड है, ये कोई मेरे मन से निकली बात नहीं है और मैंने खुद इसको अपनी जिंदगी में अमल करके काफी चीजों से फिट रहना सीखा। दूसरी दवा जिसके बारे में बात करने जा रहा हूं उसको समझना हो तो थोड़ा सा आपको एक और चीज को समझना पड़ेगा,
वो हैं टॉक्सिन्स। आप इतने सारे सर्च करते हो, दिन भर में सर्च इंजन में जाके खोज करते हो, आज टॉक्सिन के बारे में खोज करो। तो टॉक्सिन के बारे में आज बात करना थोड़ी शुरू करते हैं, तब आपको दूसरी दवाई का नाम समझ में आएगा। तो टॉक्सिन जो होते हैं हमारी बॉडी में, आप जानते हैं खाने पीने से, इवन कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से भी टॉक्सिन हो जाता है। बहुत से लोग बैठे हुए सुबह शाम खींच खींच के ऑक्सीजन लिए पड़े हैं, बाबा रामदेव का प्रचार ये वाला करे पड़े हैं और खूब ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन क्या उस ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं? जिस तरीके से, मैं अपनी सरल भाषा में कहूंगा, देहाती भाषा में, कि जिस तरीके से आपके शरीर में शुगर ज्यादा हो और खर्चा कम हो तो आपको डायबिटिक हो जाती है, उसी तरीके से अगर ऑक्सीजन ज्यादा हो और घर बैठे टीवी देख रहे हो, केवल मोबाइल चला रहे हो, तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो जिसको दूसरे शब्दों में एक कहा जाता है फ्री रेडिकल्स, यही तो होता है। तो आपके शरीर में फिर फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, और वो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो आपका एक तरीके का टॉक्सिन ही होते हैं। तो आपके शरीर में जो टॉक्सिन है, गंदगी, टॉक्सिन मतलब गंदगी, तो आपके शरीर में गंदगी बैठी होती है। ये गंदगी को व्यक्त करने के सबके अलग अलग तरीके हैं। इसमें आयुर्वेद ऐसा है जो मानता है कि पूरे शरीर के रोगों का कारण केवल और केवल गंदगी। इसलिए आयुर्वेद की जो दवाइयां होती हैं वो आपके, अगर पूरा आयुर्वेद का पालन करो तो आप अपनी बॉडी को टॉक्सिन से मुक्त रख सकते हो। दूसरी नेचुरोपैथी का भी यही मानना है कि नेचुरोपैथी भी मानती है कि सभी रोगों का कारण जो है वो टॉक्सिन है, ये मानती है। लेकिन जो मेडिकल साइंस आई, इस मेडिकल साइंस ने ये कहा, वो उसने टॉक्सिन ना कह के उसने टॉक्सिन के अलग अलग नाम कर दिए। पहली बात तो यह है कि हम जैसे मानते हैं कि परमात्मा एक है, धर्म जगत में परमात्मा एक है, हर चीज में परमात्मा है, लेकिन वैज्ञानिक कहते नहीं, ये सजीव है, ये निर्जीव है, इसमें है ये, इसमें वो है, इसमें चेतना नाम की कोई चीज नहीं होती, इसमें चेतना नाम की चीज होती। वो इस तरीके के फिल्टर करते हैं। तो आपने देखा होगा कि हार्ट पेशेंट, हार्ट के डॉक्टर अलग हैं, किडनी के डॉक्टर अलग हैं, जोड़ों के दर्द के डॉक्टर अलग हैं, माइग्रेन के डॉक्टर अलग हैं, मतलब आंख के डॉक्टर अलग हैं, कान के अलग हैं, नाक के अलग हैं, सबके डॉक्टर अलग अलग हैं। अब जब अलग अलग डॉक्टर हैं तो उन्होंने तुम्हें कन्फ्यूजिया दिया। असल में अब सामान्य भाषा में तुम जाओ किसी आयुर्वेद के पास, उसको बोलो कि मुझे जो है हार्ट में जो है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो वो सिंपल सा शब्द कहेगा, अच्छा बस तुम्हें वो टॉक्सिन बढ़े हुए। मतलब कोलेस्ट्रॉल शब्द है, वो कोलेस्ट्रॉल बड़ा सुंदर शब्द लगता है, सिंपल भाषा में गंदगी टॉक्सिन है। कोई कहे कि मेरा फैट बढ़ गया, अब वो फैट शब्द कहेगा, वो फैट मतलब टॉक्सिन। कोई कहेगा कि हमारे घुटनों में जो है, आजकल एक नया शब्द चला है, वो घुटनों जोड़ों का दर्द होता है, वो कहते हैं आपके घुटने की ग्रीस खत्म हो गई। ग्रीस व्रीस कुछ नहीं खत्म होती, उल्टी बात होती, यहां भी टॉक्सिन जमा हो जाते हैं। तो आपके पूरी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं। अब इसको निकालने के लिए अलग अलग पैथी के अलग अलग उपचार पद्धतियां हैं, थोड़ा उनको समझ लें, फिर आपको उस दवाई के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहली उपचार पद्धति आपके आयुर्वेद की है। आयुर्वेद की उपचार की पद्धति के तहत वो आपके शरीर से टॉक्सिन निकालने के लिए जिन दवाइयों का उपयोग करते हैं, उन दवाइयों में वो कोशिश करते हैं कि हाइड्रोजन की मात्रा आपको दी जा सके। उन दवाइयों में हाइड्रोजन की मात्रा जब बढ़ेगी तो हाइड्रोजन आपके शरीर से टॉक्सिन निकालने का काम करता है। तो वो बहुत तरीके की ऐसी दवाइयां और ऐसे खान पान के बारे में, ऐसे लाइफ स्टाइल के बारे में कि जंगल में जाओ, थोड़ा ध्यान साधना करो, तो जंगल में भी यही होता है, हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती। सारे ऋषि मुनि पहाड़ पे रहते थे, पहाड़ में भी हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती। तो वही हाइड्रोजन जो है वो हमारी बॉडी में एक तरीके से ऊर्जा का काम करता है। अगर आप उसको सिंपल शब्दों में जानना चाहो तो हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके बगैर जीवन असंभव है, जीवन ही नहीं हो सकता था।
परमात्मा ने जब संसार की रचना की तो सबसे पहले हाइड्रोजन की रचना की, हाइड्रोजन के बाद ही सब चीजों की रचना हुई। सबसे पहले जिस चीज की रचना हुई वो हाइड्रोजन की हुई। इसको हिंदू शास्त्रों में जो है वो गुरु के रूप में कहा गया कि परमात्मा जब पृथ्वी पे आया तो सबसे पहले उसने ब्रह्मा को अपना ज्ञान दिया। ब्रह्म, तो ब्रह्मा की ऊर्जा, ब्रह्मा पहले गुरु हैं और हमने उन्हें बृहस्पति से जोड़ के भी माना। तो फिर बृहस्पति की जो ग्रह है वो भी हाइड्रोजन का ग्रह है और हाइड्रोजन चारों तरफ है। लेकिन सबसे ज्यादा हाइड्रोजन जो इंसान ले सकता है अपनी बॉडी के अंदर, वो बॉडी के अंदर हाइड्रोजन लेने का सिर्फ तरीका यह है कि आप जो हैं उसको पानी के माध्यम से ले सकते हैं। आप पानी पीते हैं तो उसमें वो कहते हैं ना कि पीएच लेवल, पावर, पीएच लेवल की फुल फॉर्म होती पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो आप अपनी बॉडी में हाइड्रोजन लेते हैं पानी के माध्यम से, लेकिन क्योंकि आपका पीएच लेवल उसका गिर गया, पीएच लेवल गिर गया गंदगी के कारण, पेस्टिसाइड के कारण और सब चीजों के कारण पीएच लेवल गिर गया, जिसकी वजह से आपके शरीर में पानी जो है वो एक तरीके से सही मात्रा में हाइड्रोजन नहीं पहुंचा पाता, जिसके कारण आपके शरीर में टॉक्सिन बढ़ते हैं। तो आपको उस हाइड्रोजन को देने का काम जो है एक तरीके से करते हैं ऋषि मुनियों की जो दवाइयां हैं और उनकी जो पद्धति है वो ज्यादातर आपके शरीर में हाइड्रोजन बढ़ाने का काम करती है और भी साथ साथ थोड़े से मिनरल्स वगैरह बढ़ाने का काम करती है, जिससे आपको थोड़ी और ताकत मिले। यही चीज पद्धति आपको 6, 7, 8 महीने, साल भर पालन करनी पड़ती है शुद्धतम तरीके से, तब फायदा करती है। इसीलिए आयुर्वेद के उपचार लंबे हैं। तो मतलब वो आप डूब रहे हो तो आपको कहेंगे कि भले देखो हम आपको तिनका नहीं पकड़ाएंगे, वो वहां नाव खड़ी हुई है वो लेके आ रहे सकता है, उतने वक्त तक तुम्हें रुकना पड़ेगा। तो ये एक तरीका है ऋषि मुनियों का। वो तुम्हें मन को तुम्हारे तिनके का सहारा नहीं देते, वो तुम्हें लंबा लेके चलेंगे। यही बिल्कुल नेचुरोपैथी भी करती है। नेचुरोपैथी भी एक तुम्हें लंबी प्रक्रिया से लेके चलती है। वो तुम्हारे शरीर में मालिश करती है, जहाँ जहाँ जमा हुआ है टॉक्सिन वहाँ मालिश करके उसको पिघलाती है। फिर तुम्हें मतलब अब तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है कि क्या क्या बताऊँ मैं इसमें, लेकिन एनिमा भी दिया जाता है और काफ़ी चीज़ें दी जाती हैं ताकि तुम्हारे शरीर से गंदगी को निकाला जा सके। लेकिन इन्हीं सब के दौरान भाई हमारी एलोपैथी तो एक चीज़ के लिए फेमस है, इंस्टेंट रिलीफ। यही तो चाहिए, यही चुटकी बजाया तुरंत आपको रिलीफ देते हैं। आपको दर्द हुआ, पेन किलर लो, दिमाग की नस बंद, आपका दर्द बंद। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो खुल जाएगी नस, फिर वो दर्द होगा। हाँ, 2-4 गोली खाओगे तब तक तो उसके वो टॉक्सिन वाला काम भी शुरू हो चुका होगा, थोड़ा टॉक्सिन कम हो जाएंगे, दर्द कम हो जाएगा। आपने देखा कि अब जिस दवाई का मैं नाम बताने जा रहा हूं उसके संबंध में आपको सबसे आसानी से समझो। दांत में दर्द होता है, दांत में दर्द क्यों होता है? दांत में दर्द होता है कि आपको वहां पस भर गया। पस मतलब टॉक्सिन, टॉक्सिन मतलब पहले टॉक्सिन भरे, फिर उसके ऊपर आपने दांत खाना खाते रहे। तो जैसे कहीं कोई कचरा फंस जाए और आप उसके ऊपर 8 किलो का वजन दे दे के दिन भर में 1000 बार 8-8 किलो का वजन देते रहो, सैकड़ों बार उस पर चोट मारो, तो वहाँ पे जख्म हो जाता है, उस जख्म में पस हो जाता है, वो पस फिर पेन करता है आपको। तो उसी तरीके से आपके दांत में दर्द होता है तो आपको पेन होता है। तो पेन होता है तो अब इसके लिए आप आयुर्वेद के पास जाओगे तो वो तो कहेगा कि इसे तो लंबे तरीके से भगाएंगे। अब आप तो जल्दी में हो, आप तो इतनी जल्दी में हो कि बस अभी भगाओ, हमसे ये दर्द नहीं झेला जा रहा। और डॉक्टर जानता है कि ये दर्द थोड़ा सा ऊपर का लेवल का है, क्योंकि ये यहाँ का दर्द है, ये पेन किलर से भी जल्दी नहीं जाता। बस यहाँ पे पेन किलर ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपके और कहीं दर्द हो और पेन किलर खाओ तो आपको 24 घंटे के लिए भी आराम मिल सकता है, लेकिन अगर दांत में दर्द हो और पेन किलर खाओ तो आपको 4-5 घंटे के लिए आराम मिलेगा, इसके बाद फिर उखड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा पास में बैठा हुआ है ना, ये सीधा संबंधित है। ये ऐसा समझ लो कि मैनेजर के बाहर जो उसकी बैठी होती है ना, पीए जो बैठी होती है सुंदर सी, तो वो तो अक्सर आती जाती है मैनेजर के पास, तो वो जल्दी बता देती है।
बाकी जो है वो थोड़ा दूर हैं, चपरासी थोड़ी ना रोज मैनेजर से मिल पाता है, तो वो जो पीए रोज मिल लेती है, तो ये पीए है एक तरीके से। तो इस वाले दर्द के संबंध में डॉक्टर कहता है केवल पेन किलर से काम नहीं चलेगा, आपको एंटीबायोटिक भी लेनी पड़ेगी। अब व्हाट इज एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक है जो आपके एक तरीके से टॉक्सिन को कम करती है। अब टॉक्सिन को कम करती है तो एंटीबायोटिक आप यहां के लिए लोगे, आपने सोचा हमने तो दांत दर्द के लिए एंटीबायोटिक ली, लेकिन सच बात तो यह है एंटीबायोटिक पूरी बॉडी पे ही काम करेगी। मतलब ऐसा समझो पूरे शरीर में गंदगी जमा है तो वो एक गंदगी निकालनी है आपको रिलीफ देने के लिए। तो एक तो पेन किलर दिया ताकि 4-5 घंटे आपको दर्द कम हो, आपको तिनके का सहारा, और साथ साथ आपको एंटीबायोटिक दे दी। एंटीबायोटिक फास्ट एकदम काम करती है, तेजी से आपके शरीर से टॉक्सिन निकालना शुरू करती है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि सामान्य जो विधियों से चलते हैं, मन के सहारे को नहीं, तिनके के सहारे को नहीं पकड़ते, उनको आयुर्वेद की माननी पड़ती है। और आयुर्वेद की दवाइयाँ जिस ढंग से काम करती हैं तो आपके शरीर में वो गंदगी निकालती हैं, लेकिन आपके काम की चीज़ें नहीं निकालती, मिनरल्स नहीं निकालती, आपको जो बॉडी में और चीज़ें हैं वो नहीं निकालती। तो आपकी बॉडी में एक तरीके से न्यूट्रिशंस जो बहुत सारे होते हैं जिसकी ज़रूरत होती है उसको छोड़ देती है और गंदगी निकाल लेती है। लेकिन ये तो जो है वो तेज़ी से काम करने के लिए बनाया गया, तो ये क्या करता है कि फ्लश कर देता है। अब फ्लश तो समझते होगे, आप घर में रोज फ्लश करते होगे। अब ऐसा समझो कि फ्लश में आपकी अंगूठी गिर गई है, आपने फ्लश मारा तो अंगूठी भी गई। तो ये जो एंटीबायोटिक होती है एक ऐसा फ्लश होती है जो आपके टॉक्सिन के साथ साथ आपके न्यूट्रिशंस, आपके मिनरल्स, आपकी बॉडी में जो भी चीजें ऐसे तत्व होते हैं जो काम आते हैं उनको भी फ्लश मार देती। तो 3-4 दिन तक इसको फ्लश मारती और आपके दांत में बड़ा बहुत आराम आ गया। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी हो आपने बड़ी अच्छी गोली दी। ये जो आपने 4 दिन बहुत फास्ट प्रोसेस से ये जो निकाला ना, ये डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जो गोली दी, निश्चित ही वो बेचारे उनको तो तुम्हारा दर्द दिख रहा, और फिर उनको भी यही पता क्योंकि उनकी किताबों में यही लिखा। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने जो दिया वो बिल्कुल ठीक दिया, कोई डॉक्टर गलत नहीं है, दुनिया के सारे डॉक्टर बेहतर हैं, उनको वही बताया गया वही वो दे रहे हैं। असल में अब रिसर्चर कम होते हैं, प्रैक्टिसर ज्यादा होते हैं। प्रैक्टिस का मतलब समझते हो? रिसर्च करते हैं। जैसे हमारे एक गुरुजी थे, वो क्रिकेट खेलना सिखाया करते थे, तो वो कहते थे प्रैक्टिस करो कि आप फुटवर्क के लिए प्रैक्टिस करो। बल्ला पकड़ते थे, घुटना आगे रख बल्ला ला, घुटना आगे रख बल्ला ला। तो आई एम प्रैक्टिसर, मैं तो प्रैक्टिस करने वाला केवल हूं, बल्ला आगे ला रहा हूं और ये रख रहा हूं। लेकिन पैर के साथ बल्ला आगे क्यों लाना है, ये रिसर्च किसने की? तो रिसर्चर अलग होते हैं, प्रैक्टिसर अलग होते हैं। रिसर्चरों को अलग विज्ञान पता होता है, प्रैक्टिसरों को अलग पता होता है। तो ज्यादातर डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं, 20 साल 30 साल 50 साल 100 साल, मरते दम तक प्रैक्टिस चलती रहती है। तो रिसर्च में जब कोई जाता है तब उसे पता लगता है अच्छे बुरे का खेल। तो आई एम रिसर्चर, भले ही मैं कोई डिग्री नहीं है, लेकिन तुम उसमें लिख सकते हो, क्योंकि दुनिया का पहला डॉक्टर भी किसी डिग्री को नहीं लिया था, मैं वही वाला हूं। तो वहां पे वो जो दवाई देते हैं और आपको 4 दिन में रिलीफ आता है, ये आपकी बॉडी को डे बाय डे कमजोर बनाता है। और आज के युग में आप जिस पेस्टिसाइड वाले भोजन, आप तनाव वाले युग, आप जिस तरीके से अपनी पूरी जीवन शैली को निर्मित करे हो, आप ये जान लो शायद ही 95% में 5% छोड़ दे रहा हूं, फिर भी बहुत हो गए, लेकिन फिर भी 5% छोड़ दे रहा, 95% लोग 100 में से 3 महीने के अंदर कम से कम 3 या 4 दिन के लिए, 3 से 6 महीने के बीच में एक बार वो पूरा कोर्स इसका लेते ही लेते हैं। एंटीबायोटिक कोई ना कोई रोगों में उनको दे ही दी जाती। अब 3-4 गोलियां 5 गोलियां आपकी देंगे, इसका मतलब है आपके शरीर ने जितनी कमाई की थी, जो 6 महीने में उसने न्यूट्रिशन जमा किए थे और सब जमा किए थे, वो आपने एकदम फ्लश कर दिए
और निकाल दिए। ये आपको कराया जाता है। अब एक प्रश्न उठ रहा होगा, यार तुम बुराई बुराई करोगे कि कुछ हमें बताओगे भी, हमें क्या करना चाहिए? आपको बद्रीनाथ जाना चाहिए, आपको केदारनाथ जाना चाहिए, आपको हिमाचल में जाना चाहिए। वहाँ को हिमाचल में जाना चाहिए, ये अजीब बात बता दी, बद्रीनाथ केदारनाथ जाओ। आपने नोटिस किया कि जब कभी आप घूमने जाते हो किसी पहाड़ों पे, हाइट पे, तो आप लौट के आते हो, जुखाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, किन्हीं किन्हीं लोगों को पेचिस हो जाती है, कुछ लोगों को बहुत बॉडी एकदम ढीली ढीली सी मालूम पड़ने लगती है। ऐसा क्यों होता है? आप कहोगे पहाड़ पे गए थे, ठंड लग गई, वहाँ बर्फ ज़्यादा थी, हमने कुल्फी खा ली, हमने जो है वो हमने ध्यान नहीं दिया, हमने वहाँ पिज्जा इज्जा खा लिया, हमने ये खा लिया। नहीं, ये सब तो आप यहाँ भी करते हो। सच बात तो यह है, पहाड़ों की एक खास ऊंचाई पे जाने वाला व्यक्ति अपने शरीर में, क्योंकि पहाड़ों पे ऑक्सीजन कम होती है और हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन की मात्रा उनके शरीर में पहुंचती है, जिसके कारण उनका शरीर जो है अधिक हाइड्रोजन हील कर लेता है और उस कंडीशन में वो बॉडी के टॉक्सिन निकालने लग जाती है। बॉडी के टॉक्सिन निकालने के सिम्टम के संबंध में भी आपको पढ़ना चाहिए। मेरी बात मत मानना, बॉडी के टॉक्सिन निकलते वक्त सिम्टम क्या होते हैं उनको पढ़ो। बॉडी से जब टॉक्सिन निकलती है, तो ये नेट पे सर्च करना, केवल मेरी मत मानना। तो जब आपको बॉडी से टॉक्सिन निकलते हैं तो आपको पसीना अधिक आएगा, थोड़ी सी बेचैनी फील हो सकती है, आपको डायरिया हो सकता है, आपको खांसी जुखाम ज़्यादा हो सकता है, हल्का सा सरदर्द भी कभी कभी हो सकता है। तो ये सब लक्षण होते हैं आपके शरीर के टॉक्सिन निकलने के। अब आप कहोगे आप तो सब बीमारियों के नाम बता रहे हो। नहीं डियर, ये आपको बताया गया है कि ये बीमारियां हैं। सच बात तो ये है कि शरीर द्वारा दिया गया ये इलाज है। शरीर में जब टॉक्सिन बढ़ जाते हैं तो आपको खांसी, जुखाम, बलगम आना, नाक से गंदगी निकलना, सरदर्द होना, है ना, बॉडी का हीटअप हो जाना, ये सब चीज़ें होती हैं और हाइड्रोजन के कारण होती हैं। जो पहाड़ों पे जाके होता है उनको इसलिए होती हैं, या फिर बरसात वगैरह जब होती है तब भी ऐसा हो जाता है। बरसात में भी यही होता है कि ऊपर से क्योंकि पानी गिरता है, बिल्कुल प्योर वाटर होता है और उस प्योर वाटर में हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती है। तो जब वो हमारे वातावरण में मिलता है तो हाइड्रोजन की अधिकता की वजह से हम लोगों को बताया जाता है कि आपके बरसात के बाद बीमारियां ज़्यादा आएंगी, जबकि ऐसा नहीं है। सच बात तो यह है, बीमारी नहीं आई है, बरसात स्वास्थ्य लेके आया है। जहाँ फसलें लहलहा जाती हैं, हमारे पिताजी कहा करते थे कि शरीर बनाने का मतलब बॉडी बिल्डिंग करने का सबसे अच्छा टाइम जो है वो बरसात का होता है। जब फसलें लहलहाती हैं तो शरीर भी लहलहाता है। तो ये हमारे पिताजी कहा करते थे, वो बॉडी बिल्डर थे। तो वो ये चीज़ कहा करते थे, बरसात में जिस्म बनाना हो तो बरसात में बनाओ, कसरत करनी हो तो बरसात के 3 महीनों में करो। तो ये चीज़ है। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप सबको इस बात की भी जानकारी कर लेनी चाहिए कि जिस हाइड्रोजन को केवल आप हिमालय पर्वत में जाके या ऊंचाइयों पे जाके पा सकते हैं, अब एक ऐसी व्यवस्था उपलब्ध है जिसके तहत आप वही हाइड्रोजन को अच्छे ढंग से आप हील कर सकते हैं अपने कमरे में बैठ के। इसके संबंध में बहुत सारी शोध हो चुकी हैं, लेकिन हमसे क्यों हम तक नहीं पहुंच रही, क्या कारण है? या ये बिजनेस कारण है, या फिर शायद उसको अभी जानकारी नहीं है देशों के पास, जो हम तक नहीं दिया जा रहा। लेकिन सखा वेलनेस में आपका स्वागत है। अगर आप चाहते हैं बिना दवाई के, बिना किसी ऑपरेशन के, जो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा रोग हो गए हैं, जो भी ऐसे रोग हो गए हैं शरीर में जो आप असाध्य रोगों में गिनते हैं, इवन कि कैंसर, कोई भी रोग, आप उसके संबंध में बात कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ ध्यान के माध्यम से उसमें हाइड्रोजन को जोड़ के, साथ साथ ज्योतिष चिकित्सा को जोड़ के, रागा थेरेपी को जोड़ के एक ऐसा विज्ञान तैयार किया गया है कि जिससे
आपका केवल शरीर ही नहीं स्वस्थ होता, आपका मन भी प्रसन्न होता है और आप आत्मिक लेवल पे अपने आप को अवेक या कहें एनलाइटेड महसूस कर सकते हैं। तो यदि आप मेरी बातों को गौर से सुनेंगे और समझेंगे तो आप पाएंगे कि निश्चित ही जिस विज्ञान ने बहुत सी ऐसी चीज़ें दी जिसके कारण आज जगत में परेशानियां हैं, उसी विज्ञान ने हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी दी हैं जो इन सब का इलाज हो सकती है, बशर्ते ज़रूरत है कुछ सोचों को हटा के कुछ नई सोच को अपनाने की। सखा वेलनेस का वही प्रयास है कि आप लोगों को योग निद्रा और मेडिटेशन और पुरानी एक ज्योतिष चिकित्सा और पुरानी रागा थेरेपी के साथ आपको हाइड्रोजन की भी जो है नई खोजों से परिचित कराया जाए, जिससे आपका शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ हो सके। लेकिन मेरी अंत में सलाह है कि ये 2 दवाइयाँ जिनके बारे में मैंने कहा, ये व्यक्ति अगर नहीं खाएगा, बहुत हद तक उसका शरीर स्वयं ही एक डॉक्टर है, वो उसका इलाज रखेगा। परमात्मा ने शरीर बहुत सोच समझ के बनाया है, इसको आप इतना ही छोटा ना समझें, ये पूर्ण है। प्रणाम।